वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, वो है द येलो वॉलपेपर। इसे लिखा है शार्लेट पर्किंस गिलमन ने। तो बेसिकली इसे अर्ली फेमिनिज़म का वर्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फेमिनिज़म डीपली शो होता है, तो इसीलिए इसे अर्ली फेमिनिस्ट वर्क भी कहा जाता है। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक नरेशन के फॉर्म में स्टोरी पूरी बताई गई है। बेसिकली जो नरेटर है उसने जर्नल एंट्रीज़ करके लिखी हुई हैं, मतलब डेली डायरी जर्नल एंट्रीज़ बनाई हुई हैं उसने अपनी, उसके फॉर्म में उसने अपनी स्टोरी बताई है हमें। तो जो नरेटर है वो एक यंग वुमन है और उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, जनरली बर्थ के बाद जब कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है उसके बाद कई वुमेंस को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से वो सफ़र करती हैं। ये जो हमारी नरेटर है इसको भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। उसका जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद वो डिप्रेशन से सफ़र करने लगती है। और उसका जो हस्बैंड रहता है जॉन, बेसिकली वो ही उसका डॉक्टर रहता है, तो पूरा वो अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें करना चाहता था कि घर भी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, सब चीज़ें हों। तो उसका इलाज एक ही तो उसको सही लगता है, वो रहता है रेस्ट क्योर। सो बेसिकली रेस्ट क्योर क्या होता है, रेस्ट क्योर वो होता है जब एक बंदे को आइसोलेट कर दिया जाता है और उसको ऐसे कोई भी काम नहीं दिया जाता है जिसमें उसकी मेंटल एबिलिटी यूज़ हो, जिसमें दिमाग का कोई भी यूज़ हो या थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो। तो जनरली वो उसको राइटिंग वगैरह भी नहीं करने देता, ना उसको कुछ लिखने देता है, ना उसको घर का कोई काम करने देता है। वो उसको एक आइसोलेट करने का मतलब रहता है हर चीज़ से। इसके लिए वो कुछ दिन के लिए अपना एक रेंट पे एक घर लेते हैं ताकि वो लोग अपनी समर वगैरह वहाँ पे स्पेंड कर सकें। और वो चाह रहा था तो उसी बीच में वो ठीक भी हो जाए। तो बेसिकली वो उसको एक अलग मैंशन में लेके आता है, वो पूरा वो रेंट करता है पुराना सा, कुछ हफ्तों के लिए आई गेस सो। तो जब वो वहाँ पे लेके आता है तो जो वुमेन रहती है, जो बेसिकली नरेटर रहती है, वो स्टार्टिंग में चाहती है कि वो उसको नीचे का रूम दे, डाउन स्टेयर्स पे उसको रखे, क्योंकि वो एज आई टोल्ड यू कि वो राइटर रहती है, उसको राइटिंग वगैरह करने का बहुत शौक़ रहता है। वो चाहती है वो लिखे और बहुत ज़्यादा लिखे। अब जनरली जो राइटर्स होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है, उन्हें नेचर के करीब रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचर के करीब जहाँ से वो नेचर को देख सकें और उसी वक्त उनकी सबसे अच्छे उनके थॉट्स आते हैं और वो लिखते हैं उसको। तो वो उसको नीचे रहने नहीं देता, वो उसको ऊपर एक अलग थलग से रूम में लेके जाता है जो कि काफ़ी बंद सा होता है और घर से काफ़ी अलग रहता है। और उस रूम में एक डिस्टर्बिंग येलो कलर का वॉलपेपर रहता है। तो इसे डिस्टर्बिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि नरेटर को ये डिस्टर्ब कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसको ये इरिटेट करता है। जैसे ही वो उसको देखती है तो कुछ उसको अच्छा फील नहीं होता उसे देख के। वो उसकी प्रिंट्स कुछ इस टाइप की रहती हैं और साथ में वो स्टिकी टाइप का रहता है, लाइक उसको कोई भी बंदा टच करेगा तो एक स्टेन वो छोड़ेगा, एक दाग छोड़ेगा और वो उस इंसान के कपड़ों पे, हाथ में कहीं पे भी लग सकता है। और उस पर कुछ ऐसी लाइंस और मार्क्स बने हुए थे जो ऐसा उसको फील होता था नरेटर को कि शायद इस घर में पहले कुछ बच्चे रहे होंगे जिन्होंने ये बना दिए। तो वो काफ़ी पुराना सा कमरा रहता है। वो काफ़ी अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसका रूम चेंज कर दे, अगर रूम नहीं चेंज कर सकता तो एटलीस्ट वॉलपेपर चेंज कर दे। पर वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं होता, ना वो वॉलपेपर चेंज करने के लिए तैयार होता, ना ही वो रूम चेंज करना चाहता है। वो उसको उसी रूम में रखता है और उसको सारी एक्टिविटीज़ करने से मना कर देता है, उसको कुछ भी करने नहीं देता है। फिर भी वो छुप के ना लिखती रहती है। जो नरेटर है उसने मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज़ वॉलपेपर का कलर डिस्क्राइब करने में लगाई है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसे वो वॉलपेपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। अच्छा, जब वो जॉन घर में नहीं रहता तो उसके साथ जेनी भी रहती है और उसका जो बेबी रहता है उसके लिए एक मेड रहती है जो उसका ख्याल रखती है। अब जो जेनी रहती है तो वो एक्चुअली उसके हस्बैंड की सिस्टर रहती है। साथ ही जेनी हाउसकीपर भी रहती है। वो पूरे तरीके से उसका ध्यान रखती है कि नरेटर जो है वो बाहर ना आए और वापस अपने रूम में चली जाए।
और फिर वो बार बार डोर ओपन करके देखती भी है कि नरेटर क्या कर रही है, सो रही है कि नहीं। तो मोस्टली जो नरेटर है उसको सोने का ही कहा जाता है, मतलब उसको रेस्ट बस रेस्ट ही करना है। और ना वो कुछ लिख सकती है, ना वो बाहर जाके घूम फिर सकती है, ना ही वो घर का कोई काम कर सकती है। ऐसा कोई भी काम उसे नहीं करने मिलता है जिसमें दिमाग का कोई भी इस्तेमाल करना पड़े। उसके पास रह जाता है कोई काम, तो वो एक ही काम रह जाता है, वो येलो वॉलपेपर को देखना और उसके बारे में इमेजिन करना। और यही इमेजिनेशन कब उसको एक अलग लेवल पे पहुंचा देती है पता ही नहीं चलता। वो अपने हस्बैंड से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो वॉलपेपर चेंज कर दे, वॉलपेपर उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, पर उसका हस्बैंड नहीं मानता। इवन वो एक बार उसको बोल भी देता है कि वो उसको शायद कहीं आई थिंक किसी और की केयर में पहुंचा देगा। तो ये सब के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करने लगती है अपने हस्बैंड के सामने कि मैं ठीक हूँ। जैसे ही जेनी उसके रूम में आती है, वो सोने की एक्टिंग करती है, लेट जाती है, मैक्सिमम शो करती है कि रेस्ट कर रही है वो। जॉन को उतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि उसके अंदर उतना फ़र्क आ रहा है कि नहीं, लेकिन जेनी उसको कन्विंस करती है कि नहीं, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अब धीरे धीरे उसी वॉलपेपर में नरेटर को एक वुमन दिखने लगती है जो कि बाहर आने की कोशिश कर रही है, बाहर आना चाहती है, जिसे एक तरीके से वॉलपेपर में कैद करके रखा है। वो बार बार उस वुमन को देखती है और फिर कुछ टाइम के बाद वो उससे रिलेट करने लगती है। उसको ऐसा फील होने लगता है कि वो वुमन जो है वो खुद ही है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको एक फॉर्म में कैद करके रखा रहता है, तो उसको ऐसा ही फील होता है जैसे वो उसमें कैद है। फिर धीरे धीरे उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि वो फाइनली पूरी की पूरी इंसेन हो जाती है, पूरा अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। और फिर वो जो वॉलपेपर है उसको पूरा तहस नहस करने लगती है, उसको फाड़ने लगती है, उसको निकालने लगती है वॉल से। उसके पूरे हाथ में येलो स्टेन्स वगैरह लगते जाते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से वॉल पेपर को अलग करती है और पूरी फ्लोर पे सब जगह क्रीप करते हुए जाती है, रेंगती रहती है, फिरती रहती है फ्लोर के ऊपर। उसी टाइम पे उसका हस्बैंड आता है, तो एक्चुअली वो डोर लॉक रहता है, वो जैसे तैसे खोल के अंदर आता है। जैसे ही वो ये मंज़र देखता है कि वो पूरा इधर से उधर वॉलपेपर नोच रही है और पूरी इंसेन हो गई है, फिर इधर से उधर फिर रही है फ्लोर के ऊपर क्रीप करते हुए, उसकी ये क्रीपिंग एंड ऑल देखने के बाद उसका हस्बैंड जॉन फेंट हो जाता है। जैसे ही वो फेंट हो जाता है तब भी वो स्टॉप नहीं होती है, वो उसके ऊपर से भी क्रीप करते हुए निकल जाती है। एट लास्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो गई थी, और क्योंकि वो उस वुमेन के साथ रिलेट करती है, उसको ऐसा फील होता है कि वो वुमेन जो है वो खुद ही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से वो ट्रैप्ड फील होती थी, जैसे उसको एक येलो वॉलपेपर वाले रूम में ट्रैप करके रखा है, उसको वैसे ही फील होता था उस वुमेन के लिए। तो जो शार्लेट है, शार्लेट की लाइफ के भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ से निकाली है। शार्लेट के बेबी के बर्थ के बाद भी शार्लेट भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी। शार्लेट को भी रेस्ट क्योर कराया गया था, कहा गया था करने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये उसकी लाइफ से भी आए हैं। बेसिकली उसने फेमिनिज़म भी इसमें डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक फ़ीमेल की जो वॉइस है उसको दबा दिया जाता है, कैसे उसकी वैल्यूज़, उसके डिसीजन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब फीमेल्स को राइट टू वोट भी नहीं था उस टाइम पे। वहाँ पे वो यही डिस्क्राइब करना चाहती है कि वुमेन के डिसीजन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उसको कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं, ना उसकी वैल्यू रहती है। जैसे कि उसके हस्बैंड ने उसे फोर्स किया कि रेस्ट क्योर करो और ऐसे रहो वैसे रहो, क्योंकि उसके हस्बैंड की ही ज़िद की वजह से उसकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो पूरी तरीके से एट लास्ट इंसेन हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता, उसकी चॉइसेस पे, उसकी डिसीजन पे, उसके थॉट्स पे कोई भी ध्यान नहीं देता। उसको बस लगता है कि ये उसके लिए सही है क्योंकि उसको लगता है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर रोमी भी वो वॉलपेपर चेंज कर देता या उसका रूम शिफ्ट कर देता तो शायद उसकी कंडीशन ठीक हो सकती थी। पूरे टाइम उस येलो वॉलपेपर को स्टेयर कर कर के
उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि बस वो येलो वॉलपेपर में ही उसकी ज़िंदगी थी, उससे बाहर नहीं आ पा रही थी वो। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहते हो कि मैं कोई भी शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, किसी पे भी समरी अपलोड करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।